हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज हम लोग आइसोमेरिज्म का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में आप लोगों को हमने पढ़ा दिया था रिंग चेन आइसोमेरिज्म तक, पूरा का पूरा आईएचडी का वैल्यू निकालना सिखा दिया था। स्ट्रक्चरल और स्टीरियो में क्या डिफरेंस है ये पढ़ा दिया था। और टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में आप लोगों को हमने चेन आइसोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिया था। आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो थर्ड, ये है पोजिशनल आइसोमर्स। यहां से स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपको कहा जा रहा है कि पोजिशनल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं या पोजिशनल आइसोमर्स किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं कि पोजिशनल आइसोमर्स डिफर इन पोजिशन ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑन द पैरेंट चेन ऑफ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। बच्चों, आप लोगों को ध्यान रखना है, पोजिशनल आइसोमर्स हम लोग तब कहते हैं जब नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन सेम होगा, बट पोजिशन ऑफ एटम या ग्रुप या पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, वही कहा जा रहा है। उसके बाद और डिफर इन पोजिशन ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑन द रिंग ऑफ सेम साइज, यानी कि सारे के सारे रिंग है लेकिन रिंग का साइज अलग अलग है। लेकिन उस रिंग पे आप जानते हो जैसे कि बेंजीन है, उस पे दो है सबस्टिट्यूएंट, एक बार होगा दोनों ऑर्थो पे, एक बार होगा मेटा पे, एक बार होगा पारा पे। इस तरीके से वहां पे हम लोग पोजीशन को बदल बदल करके अलग अलग हम लोग बना सकते हैं पोजिशनल आइसोमर्स। तो आप यहां पे ध्यान रखोगे कि पोजिशनल आइसोमर्स हो सकता है ओपन चेन में भी, हो सकता है रिंग में भी, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम जो होना चाहिए पैरेंट चेन में वो सेम होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ पोजीशन ऑफ एटम या ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, अब आपको एग्जांपल बताता हूं इसका। जैसे कि एग्जांपल में आप लोग देखेंगे, फर्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करते हैं जो बहुत ही पॉपुलर है। वो इस तरीके से दिया हुआ है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसको हम लोग कहते हैं 1 ब्यूटेन। और आप लोगों को पता चल चुका होगा कि सर जी आगे क्या लिखने वाले हैं इसका पोजिशनल आइसोमर्स। इसका जो पोजिशनल आइसोमर्स होगा बच्चों, ये हो जाएगा यहां पे 2 ब्यूटेन। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि 1 ब्यूटेन और 2 ब्यूटेन एक दूसरे का कौन सा आइसोमर्स है, यहां देखो 1 2 3 4 4 कार्बन का पैरेंट चेन, यहां पे भी 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन सेम होना चाहिए, सेम है। और यहां 2 3 का लोएस्ट नंबर 2 ब्यूटेन, ये हो गया पोजिशनल। या फिर एनसीईआरटी का एक डायरेक्ट एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूं, वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, एल्काइन टॉपिक में। देखोगे इसको हम लोग अब कहते हैं 1 पेंटाइन, 1 2 3 4 5। अब इसका हम लोग बना देते हैं पोजिशनल। तो पोजिशनल आइसोमर्स यहां पे कैसा होगा, C ट्रिपल बॉन्ड C, और इसके बाद यहां पे CH2 के साथ CH3, ऐसा हो गया। सो सिंपल। यहां देखोगे तो 1 2 3 4 5, इसको अब यहां पे कहा जाता है 2 पेंटाइन। बिल्कुल, इसको कहते हैं 2 पेंटाइन, बिल्कुल। या फिर आप देखें और आपको पता चल रहा है क्या 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 होने वाला है, जैसे कि CH3 CH2 के साथ यहां पे लेता हूं OH। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल। इसमें कितने कार्बन का पैरेंट चेन बच्चों, 1 2 3 4 कार्बन का पैरेंट चेन है। नाम होता है यहां पे नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल, और इसका मेरे को बनाना है पोजिशनल। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन सेम रखना है, बस पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप को डिफरेंट करना है। तो यहां पे देखोगे 4 कार्बन का पैरेंट चेन है, लेकिन इसका नाम अगर पूछता है मेरे को, तो नाम यहां पे हम लोग कहेंगे, कॉमन नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको कहा जाता है सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। बिल्कुल, इसको कहा जाता है सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। या फिर आईयूपीएसी नेम आपको पता है, आईयूपीएसी नेम इसका हम लोग कहेंगे ब्यूटेन 1 ऑल, और इसका हम लोग आईयूपीएसी नेम कहेंगे ब्यूटेन 2 ऑल। इस तरीके से हम लोग यहां पे रख सकते हैं इसको कि कहां पे ये क्या हो सकता है रिलेशन। ध्यान से एक एक एग्जांपल को समझने की कोशिश करोगे। पोजिशनल आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, ठीक है ना, जम करके। अब देखो नेक्स्ट आपको एक एग्जांपल देने जा रहा हूं 4 नंबर में। आप यहां पे देखें CH2 डबल बॉन्ड CH और CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर आप देखें तो 1 2 3 4, इसका पैरेंट चेन 4 कार्बन का है। इसका जो नाम होता है इसको हम लोग कहते हैं ब्यूटा 1,3 डाइइन। बिल्कुल, ब्यूटा 1,3 डाइइन। इसका बनाते हैं पोजिशनल आइसोमर्स। तो पोजिशनल आइसोमर्स होगा CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH
एंड CH3। देखो तो बच्चों यहां पे पैरेंट चेन कितने कार्बन का है? 1 2 3 4। ये भी 4 कार्बन का है, लेकिन इसका जो नाम हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यहां पे ब्यूटा 1 2 डाइएन। आप यहां जानते हो लोएस्ट नंबर को लिखा जाता है, तो 1 2 का 1 और 2 3 का 2, तो ब्यूटा 1 2 डाइन, तो ब्यूटा 1 3 डाइन और ब्यूटा 1 2 डाइन आप देखोगे एक दूसरे का ये पोजिशनल आइसोमर्स है। बना सकते हैं ना बहुत आसानी से। और भी यहां पे दे सकता हूं मैं, बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जितना आप चाहो उतना लिख सकते हो, लेकिन कुछ एग्जाम्पल तो लिखना ही पड़ेगा जो इंपॉर्टेंट है। 5th नंबर में आप जैसे कि देखो, आपको हमने कहा था ये CH3 और यहां पे दिया हुआ है CH2OH। क्या कहते हैं इसको? 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। और इसी को यहां पे कहा जाता है बच्चों आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल। आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल, और इसका बनाना है मेरे को पोजिशनल। देखिए तो पोजिशनल आइसोमर्स इसका हम लोग कैसे बना सकते हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन उतना ही रखना पड़ेगा, सिर्फ पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप को चेंज करना पड़ेगा। तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल यहां पे पैरेंट चेन में देखोगे 1 2 3 कार्बन का है, यहां पे भी देखोगे बच्चों 1 2 3 कार्बन का है, लेकिन इसमें OH 2 पे है और इसमें OH 1 पे है। और इसका जो नाम होता है इसको कहा जाता है अब टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। बिल्कुल इसको कहा जाता है टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। समझ में आ रहा है ना? बहुत आसान है ना? इसी तरीके से अगर मैं आपको 6 नंबर में यहां पे एक एग्जांपल देता हूं, ये दिया हुआ है CH3 CH2OH। इसको कहा जाता है अब नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल, नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल। एंड इसका मेरे को बनाना है पोजिशनल। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आपको ब्यूटाइल के केस में हमने कहा था सेकेंडरी ब्यूटाइल। इस प्रकार के स्ट्रक्चर जब 4 कार्बन था तो हमने कहा था सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, लेकिन यहां सेकेंडरी हम लोग नहीं कहते हैं। जब 3 कार्बन का आपको दिया हुआ रहता है इसको कहा जाता है अब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ध्यान रखिएगा, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इसको कहा जाता है बच्चों। ये सारे के सारे एक दूसरे का पोजिशनल आइसोमर्स होता है। कौन सा आइसोमर्स? ये सारे के सारे जो आपको लिखा है मैंने, वो सब के सब एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स होते हैं। और मैं आपको कुछ रिंग वाला स्ट्रक्चर बता देता हूं, वहां से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हाँ, जैसे कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, ये अगर दिया हुआ है 2 मिथाइल ऑर्थो पोजीशन पे, तो इसको हम लोग कहते हैं अब ऑर्थोजाइलेन। बिल्कुल ऑर्थोजाइलेन। अब इसका बनाना है मेरे को पोजिशनल, तो आप इसमें से क्या करेंगे? मेटा पे कर देंगे और क्या? पोजीशन को चेंज करेंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम रिंग में सेम रहना चाहिए, पोजीशन अलग होना चाहिए। तो पोजीशन अलग हो गया, तो अब इसको हम लोग यहां पे कहते हैं मेटाजाइलेन। और उसके बाद इसमें एक और पोजीशन को चेंज किया जा सकता है बच्चों, और एक और पोजीशन को चेंज करके हम लोग बना सकते हैं पाराजाइलेन। इसको हम लोग कहते हैं अब पाराजाइलेन। तो आपसे कोई पूछे कि ऑर्थोजाइलेन, मेटाजाइलेन, पाराजाइलेन एक दूसरे का क्या है, कहोगे कि आप बुड़बक है क्या? हमने पढ़ाई किया है, रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, सिर्फ पोजीशन ऑफ मिथाइल ग्रुप अलग अलग है। इसको यहां पे हम लोग कहते हैं पोजिशनल आइसोमर्स। बिल्कुल। या फिर इसी तरीके से आपने देखा होगा, बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा, जब OH और मिथाइल अगल बगल पोजीशन पे है, इसको कहा जाता है अब ऑर्थोक्रिसॉल। क्या कहते हैं बच्चों? ऑर्थोक्रिसॉल कहते हैं। और जब इस OH के रिस्पेक्ट में 3rd पोजीशन पे होता है, इसको हम लोग कहते हैं मेटाक्रिसॉल कहते हैं। बिल्कुल मेटाक्रिसॉल। OH और मिथाइल देख सकते हो 1/3 पोजीशन पे है, यानी ये सब एक दूसरे का पोजिशनल आइसोमर्स है। या फिर यहां पे हम लोग ऐसा ले सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पाराक्रिसॉल। कितना कहते हैं? पाराक्रिसॉल। बच्चों अगर किसी बेंजीन रिंग के ऊपर 2 अगर होगा सबस्टिट्यूएंट, चाहे दोनों आइडेंटिकल हो चाहे दोनों अलग अलग हो, तो 2 आइडेंटिकल या 2 डिफरेंट सबस्टिट्यूएंट होगा या कोई भी एटम ग्रुप होगा, तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ पोजिशनल आइसोमर्स 3 बन सकता है। ऑर्थो पे, मेटा पे, पारा पे। तो टोटल यहां पे हम लोग कहेंगे कि पोजिशनल आइसोमर्स कितना बन सकता है? 3। टोटल यहां पे पोजिशनल आइसोमर्स कितना बन सकता है बच्चों? 3। जब बेंजीन रिंग के ऊपर यहां पे आपको दिया हुआ रहेगा
दो सबस्टिट्यूएंट या दो एटम या ग्रुप दिया हुआ रहेगा इस तरीके से तब। लेकिन अब हम लोग यहां पे देखते हैं कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर टोटल 3 आइडेंटिकल रहता है सबस्टिट्यूएंट तब क्या होता है। तो 3 अगर आइडेंटिकल आप लोगों को दे देता है सबस्टिट्यूएंट तो वहां पे थोड़ा सा देखा जाए उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कितना हो सकता है टोटल नंबर ऑफ पोजिशनल आइसोमर्स। जैसे कि अगर इसमें से मान लीजिए कुछ ऐसा दिया गया, 3 आइडेंटिकल है, तो ऐसा हो सकता है 1 2 3 ट्राई मिथाइल बेंजीन, नाम लिख लोगे ना, 1 2 3 ट्राई मिथाइल बेंजीन। इसका बनाना है मेरे को पोजिशनल। तो पोजिशनल बनाने के लिए हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि 2 मिथाइल को रखेंगे 1 2 पोजीशन पे, बिल्कुल, लेकिन तीसरे को कर देंगे 4th पोजीशन पे। इसको कहा जाता है 1 2 4 ट्राई मिथाइल बेंजीन, ये कहा जाता है। और एक होता है इसके केस में और होता है पोजिशनल आइसोमर्स, वो होता है 1 3 5, इसको कहा जाता है 1 3 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन। और इसी को आपको पता है, इसी को यहां पे कहा जाता है मेसिटाइलिन इसी को कहा जाता है जब 1/3 5 पे होता है 3 मिथाइल। तो टोटल नंबर ऑफ पोजिशनल आइसोमर्स यहां पे हम लोग कितने कहेंगे, 3 कहेंगे। टोटल यहां पे हो सकता है टोटल पोजिशनल आइसोमर्स 3, कब, जब यहां पे 3 आइडेंटिकल आपको दिया होगा तब। एक होगा 1 2 3, एक होगा 1 2 4, एक होगा 1 3 5, इसी को मेसिटाइलिन कहते हैं। इस तरीके से 3 होगा। लेकिन अगर एक बेंजीन के ऊपर 4 आइडेंटिकल सबस्टिट्यूएंट दिया हुआ है तो कितना होगा। यहां पे एक ऐसा हो सकता है, हम लोग यहां पे कहेंगे अगर 4 आइडेंटिकल दिया हुआ है बच्चों, एक तो होगा 1 2 3 4 ट्राई मिथाइल बेंजीन, या जो भी होगा उसके मुताबिक नाम लिखेंगे। 1 2 3 4 टेट्रा मिथाइल बेंजीन, और कुछ भी और हो सकता है उसके मुताबिक अलग होगा नाम। यहां पे टेट्रा होगा, ऊपर वाले में ट्राई होगा। अब इसके केस में हम लोग देखेंगे एक ऐसा भी तो हो सकता है 1 2 3, अब 4 ना लिख करके 5 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो 1 2 3 5 टेट्रा मिथाइल बेंजीन ऐसा हो सकता है। चाहे एक और हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, वो कुछ इस तरीके का हो सकता है, इसमें 1 2 4 5, बिल्कुल 1 2 4 5 टेट्रा मिथाइल बेंजीन। इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि 4 अगर आइडेंटिकल दिया हुआ है तो यहां पे भी हम लोग कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पोजिशनल आइसोमर्स यहां पे जो होने वाला है वो सिर्फ इसके केस में 3 होने वाला है। बातें समझ में आ गई ना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देकर के पूछ लेता हूं कि आपको बताना है कि अब जो मैं लिखने वाला हूं ये दोनों एक दूसरे का कौन सा आइसोमर्स है। इसके बाद मैं आगे के आइसोमर्स को बताऊंगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से सुनोगे। क्वेश्चन अब ये है जिसमें कि दिया हुआ है CH3 CH2 एंड इसके बाद यहां पे CH2 एंड COOH, यानी इसको हम लोग कहते हैं ब्यूटारिक एसिड, ऐसा दिया हुआ है ब्यूटारिक, नॉर्मल ब्यूटारिक एसिड। और एक आपको ऐसा दिया हुआ है CH3, CH के ऊपर CH3, और यहां पे दिया हुआ है एक CH के साथ CH3, और फिर दिया हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको बताना है ये दोनों एक दूसरे का कौन सा आइसोमर्स है। अगर आप बता दिए, अभी जो 3 पढ़ाए हैं, चेन पढ़ाए हैं, रिंग चेन पढ़ाए हैं, पोजिशनल पढ़ाए हैं, इसी तीनों में से कोई है, बताइए कौन सा आइसोमर्स है। यहां भी देखोगे तो 1 2 3 4 कार्बन, यहां भी 1 2 3 4 कार्बन, यहां भी 3 2 5 2 7 1 8 हाइड्रोजन, यहां भी 3 3 6 1 7 1 8 हाइड्रोजन, है ना। आप क्या कह रहे हो, यहां पे ये पोजिशनल नहीं होगा बच्चों, ये कौन सा होगा, चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स होगा, क्यों, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन कितना है, 4 है। यहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन कितना है, 3 है। आपने सही बताया था क्या, अगर आपने सही बताया था तो कमेंट जरूर करिएगा। यहां पे ये दोनों पोजिशनल नहीं है, ये दोनों जो है एक दूसरे का चेन आइसोमर्स है। बिल्कुल बच्चों, ये दोनों एक दूसरे का चेन आइसोमर्स है, पोजिशनल आइसोमर्स यहां पे बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब एक और देता हूं, अब आप यहां पे ऐसा क्वेश्चन देखो जहां की दिया हुआ है CH3 CH2 CH2 एंड CN, ऐसा दिया हुआ है। जहां कहीं भी आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है, जब कभी भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है तो उसके केस में नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होता है। कार्बन जो यहां पे दिया हुआ है फंक्शनल ग्रुप का,
वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होता है। देखिए इसमें आपको पूछेगा कि दोनों एक दूसरे का कौन सा आइसोमर्स है, चेन है या पोजिशनल है। तो बच्चों आप यहाँ पे कार्बन एज ए पॉइंट ऑफ अटैचमेंट वाला फंक्शनल ग्रुप लिए हो, तो जब आपको फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एटम दिया हुआ रहता है तो नंबरिंग वहीं से होता है, 1 2 3 4 हो जाएगा। और यहां पे भी कार्बन दिया हुआ है फंक्शनल ग्रुप में तो 1 2 3 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे 3 कार्बन का पैरेंट चेन है और यहाँ पे 4 कार्बन का पैरेंट चेन है, तो दोनों एक दूसरे का कौन सा आइसोमर्स होगा, इसको आप लोग जो कहोगे ये होता है चेन आइसोमर्स। कौन सा आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बच्चे इसमें गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन आपको गलती बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। अब हम लोग इसके आगे देखने वाले हैं फंक्शनल आइसोमर्स। ये तो और आसान है बच्चों, क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि फॉर्मूला सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, डिफरेंट क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप। जब अलग अलग फंक्शनल ग्रुप दिया होगा एक ही फॉर्मूला से, उसको हम लोग कहेंगे एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर्स। कितना आसान है। आप यहां पे देख सकते हो क्या कह रहा है इसके केस में कि फंक्शनल आइसोमर्स आर दोज व्हिच डिफर इन, किसमें वो डिफरेंट होता है, तो डिफर इन फंक्शनल ग्रुप। जब फंक्शनल ग्रुप अलग होता है उसी को हम लोग कहते हैं फंक्शनल आइसोमर्स। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल आप लोग देखने का कोशिश करोगे, ये दिया हुआ है जिसको कि हम लोग कहते हैं इथेनॉल, या फिर इसको जानते हो हम लोग कहते हैं इथाइल एल्कोहल। तो इथाइल एल्कोहल भी कह सकते हैं, या फिर आपने यहां पे लिया है, देखो ये इसको हम लोग आईयूपीएसी नेम में क्या लिखते हैं, आईयूपीएसी नेम में हम लोग लिखते हैं मिथॉक्सी मीथेन। मिथॉक्सी मीथेन, एक मिथाइल को ले लिया ऑक्सीजन के साथ मिथॉक्सी, एक को ले लेंगे पैरेंट चेन मीथेन, इस तरीके से लिखते हैं मिथॉक्सी मीथेन। और सेकंड आप यहां पे ले सकते हो, तो देखोगे जैसे कि आपने यहां पे लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये है एल्डिहाइड। तो इसका जो आईयूपीएसी नेम होता है बच्चों, ये होता है प्रोपेनल, और इसका हम लोग लेते हैं अब फंक्शनल आइसोमर्स। तो ये फंक्शनल आइसोमर्स जो यहां पे होता है इसको कहा जाता है अब प्रोपानॉन। कौन सा नॉन, प्रोपानॉन इसको कहा जाता है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि ऐसा हमने किया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसको यहां पे हम लोग अब कहते हैं प्रोपानोइक, प्रोपानोइक एसिड। कितना आसान है, आप देखिए एक एक एग्जांपल को, ये सबसे ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं, सारा इसी से रहता है एग्जांपल। उसके बाद आप जानते हो इसका आप बना सकते हो फंक्शनल आइसोमर्स, वो बना सकते हो ईस्टर, ईस्टर C डबल बॉन्ड O के साथ CH3, ऐसा बना सकता हूं ना। देखो यहां भी 1 2 3 कार्बन, यहां भी 1 2 3 कार्बन, यहां भी 3 3 6 हाइड्रोजन, यहां भी 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन, यहां भी 2 ऑक्सीजन, यहां भी 2 ऑक्सीजन, है ना। अब ईस्टर का, ये ईस्टर है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ईस्टर का जब नाम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, जो भी होता है O के ऊपर पहले उसको लिखते हैं। तो O के ऊपर यहां पे है मिथाइल, और 2 कार्बन का पैरेंट चेन है, तो 2 कार्बन का जब पैरेंट चेन दिया हुआ है इसको कहते हैं इथेन प्लस OATE, इसको कहा जाता है मिथाइल इथानोएट। ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं मिथाइल इथानोएट। और भी एग्जांपल बताता हूं, अभी आप इसको पहले नोट करिए, तुरंत मैं बताता हूं, थोड़ा सा इसको हटाने दीजिए। अब इसमें नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4 नंबर इसका एग्जांपल। जैसे कि आपको दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया एल्काडाइन। तो कितने कार्बन का पैरेंट चेन, 1 2 3 4। आप इसके केस में कहोगे इसका जो नाम होता है ब्यूटा 1,3 डाइईन। यस, ब्यूटा 1,3 डाइईन। एंड इसका हम लोग ले लेते हैं अब फंक्शनल आइसोमर्स। तो बच्चों आप देखो, आप एल्कीन का ले सकते हो फंक्शनल आइसोमर्स एल्काइन। यहां पे भी आप देखोगे 1 2 3 4 कार्बन, यहां भी आप देखोगे तो टोटल कार्बन जो दिया हुआ है वो 4 ही दिया हुआ है। इसके बाद यहां भी देखोगे तो 2 2 4 5 1 6 हाइड्रोजन, यहां भी 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन। और इसका जो नाम हो गया इसको हम लोग कहते हैं 1 ब्यूटाइन। तो बच्चों जानते हो आप लोग 1 ब्यूटाइन भी ले सकते हो, 2 ब्यूटाइन भी ले सकते हो। ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि एल्कीन और एल्काइन दोनों एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर्स होता है। बिल्कुल यहां पे क्योंकि डिफर कर रहा है फंक्शनल ग्रुप। इसी तरीके से और भी आप लोग ले सकते हो, जानते हो क्या, आप इसके केस में ले सकते हो बहुत ही साधारण सा, बहुत ही सिंपल,
इसको हम लोग कोई भी एल्काइल ले सकते हैं, या मिथाइल जरूरी नहीं कि मिथाइल होगा, मिथाइल के अलावा कुछ भी लिया जा सकता है, मिथाइल ही नहीं मिथाइल के अलावा कुछ भी और भी ले सकते हो आप। इसमें एक एग्जांपल बता रहा हूं, इसको हम लोग कहते हैं मिथाइल साइनाइड, एंड इसका चूंकि बनाना है फंक्शनल आइसोमर्स, तो आपको यहां पे अटैचमेंट चेंज करना पड़ेगा। यहां पे अटैचमेंट था कार्बन से, यहां हो गया मिथाइल से, इसका जो नाम होता है बच्चों इसको कहा जाता है मिथाइल आइसोसाइनाइड। बिल्कुल, तो मिथाइल साइनाइड और मिथाइल आइसोसाइनाइड एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर्स है। यस, इसी तरीके से अगर आपको यहां पे दिया हुआ है CH3 और इसके केस में N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, तो जब आप जानते हो कि कोई एल्काइल नाइट्रोजन से लिंकेज होता है, इसको पढ़ते हैं नाइट्रो पढ़ते हैं, तो यहां पे इसको हम लोग कहते हैं 1 कार्बन का पैरेंट चेन है, इसलिए इसका नाम होता है नाइट्रोमीथेन। और इसमें क्या करते हैं, लिंकेज चेंज कर देते हैं, यहां नाइट्रोजन से लिंकेज है, आप इसका लिंकेज कर दो ऑक्सीजन से, तो जैसे आप इसका लिंकेज ऑक्सीजन से करते हो, अब इसको पढ़ा जाता है बच्चों नाइट्राइट, अब इसका नाम होता है मिथाइल नाइट्राइट। तो ध्यान रखिएगा कि ये नाइट्रोमीथेन और मिथाइल नाइट्राइट एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर्स होता है। बिल्कुल अच्छे तरीके से सारे जानकारी को आप लोगों को सीखना चाहिए अच्छे तरीके से। उसके बाद देखिए एक और बहुत ही शानदार आपको एग्जांपल है, ये दिया हुआ है CH3 CH2 के साथ NH2 ऐसा दिया हुआ है, तो इसको हम लोग यहां पे कहते हैं प्रोपेन 1 एमाइन, क्योंकि पैरेंट चेन आप देखोगे बच्चों 3 कार्बन का है 1 2 3, और पैरेंट चेन के कार्बन नंबर 1 पे दिया हुआ है एमाइन, इसको कहा जाता है प्रोपेन 1 एमाइन, या फिर इसी को हम लोग कह सकते हैं 1 प्रोपेनामाइन, या फिर कह सकते हैं नॉर्मल प्रोपाइल एमीन, कह सकते हैं ना, बहुत सुंदर है ना। उसके बाद देखिए ये जो हुआ ये कितना डिग्री एमाइन है, ये हो गया 1 डिग्री एमाइन, क्योंकि इस नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड 1 कार्बन है। अब इसका हम लोग बनाते हैं 2 डिग्री एमाइन, तो अब यहां पे इस नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन को जोड़ देते हैं, तो जब आपने 2 कार्बन को यहां पे जोड़ा, अब इसका क्या नाम होगा, इसका नाम हो जाता है अब पैरेंट चेन, तो होगा 2 कार्बन का, जिधर कार्बन का संख्या ज्यादा वो पैरेंट, और जिसमें कार्बन का संख्या कम वो हो जाता है ब्रांच सबस्टिट्यूएंट, इसको कहते हैं एन मिथाइल, और 2 कार्बन का पैरेंट चेन है तो कहते हैं इथेन प्लस हेमाइन। ठीक है, और ये जो हुआ इसके केस में वो हो गया 2 डिग्री एमाइन। बिल्कुल, एक और बन सकता है, अभी रुकिए, इतना ही नहीं एक और होगा। अब देखिए जैसे कि दिया हुआ है CH3N, और यहां पे इसके केस में 2 मिथाइल दिया हुआ है। अब देखिए तीनों तो मिथाइल है, तीनों एक ही जैसा है। अब यहां पे क्या करते हैं, इसके केस में किसी एक को मान लेते हैं पैरेंट, किसी को मान लीजिए ये पैरेंट हो गया, या ये पैरेंट हो गया, चाहे ये पैरेंट हो गया, कोई भी एक पैरेंट, तो 2 क्या हो जाएगा सबस्टिट्यूएंट, यानी कि इसका नाम जो हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे NN डाइमिथाइल, और 1 कार्बन का पैरेंट चेन है तो मिथेन प्लस एमाइन, NN डाइमिथाइल मिथेनामाइन, और ये जो हुआ इसके केस में इसको कहा जाता है अब बच्चों टर्सरी एमाइन। इसलिए अगर आपसे कोई पूछे कि एक ही फार्मूला से बना हुआ 3 अलग अलग एमाइन, जो कि एक प्राइमरी एमाइन है, एक सेकेंडरी एमाइन है और एक टर्सरी एमाइन है, ये सब के सब एक दूसरे का कौन सा आइसोमर्स होगा, तो आप कहोगे ये सारे के सारे एक दूसरे का होता है फंक्शनल आइसोमर्स। बात क्लियर है ना, अच्छे तरीके से देख लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए। तो जितने भी आप लोगों को होगा एल्कोहल ईथर, या फिर एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर, एल्कीन एल्काइन, साइनाइड आइसोसाइनाइड, नाइट्रो नाइट्राइट, उसके बाद 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइन, ये सब के सब एक दूसरे का होते हैं फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग यहां से मेटामर्स। मेटामेरिज्म एराइज तब होता है जब फंक्शनल ग्रुप बाइवेलेंट होगा, या उसी को हम लोग कहते हैं डाइवेलेंट होगा। तो यहां पे आप देखेंगे क्या कहा जा रहा है कि मेटामेरिज्म में कि 2 आइसोमर्स कैन बी मेटामर्स इफ दे हैव अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्काइल ग्रुप ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो वहां पे हम लोगों को कंपेयर करना पड़ता है, एक कोई फंक्शनल ग्रुप फिक्स कर देगा, दोनों स्ट्रक्चर में फॉर्मूला तो सेम होगा ही होगा,
फंक्शनल ग्रुप में सेम होगा, लेकिन दोनों साइड जो कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अलग अलग तरीके से होगा। एल्काइल का जो अटैचमेंट होगा वो अलग अलग तरीके से होगा। अब उसके बाद कह रहा है कि मेटामर्स डेवलप्ड व्हेन फंक्शनल ग्रुप इज डाइवैलेंट, यानी कि दोनों साइड से जब कार्बन जुड़ सकता हो ऐसा फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। जैसे कि आप लोग जानते हो, बहुत ही सुंदर इसका एग्जांपल है, वो नीट में पूछा भी था। वो ऐसा दिया हुआ है आप लोगों को CH3 CH2 CH2 O के साथ CH3, इसका हम लोग क्या कहेंगे नाम, यहां पे 1 2 3, इसका जो नाम होता है बच्चों, इसको हम लोग पढ़ते हैं 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। बिल्कुल, इसको पढ़ा जाता है 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, और इसका हम लोग बनाना है मेटामर्स। देखिए इसके ऑक्सीजन को देखिए, यहां है ऑक्सीजन, यही है बाइवैलेंट या डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। इसके लेफ्ट में कितना कार्बन है 1 2 3, राइट में कितना कार्बन है 1। आपको क्या करना चाहिए, मेटामर्स बढ़ाने के लिए जो इसके राइट में एक कार्बन है दूसरे स्ट्रक्चर में 2 कर दीजिए, और जो यहां 3 है उसको दूसरे वाले स्ट्रक्चर में 2 कर दीजिए। एक तरफ घटाना है एक तरफ बढ़ाना है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यही हो गया। देखो ना, इसको कहते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लेफ्ट में 2 कार्बन, इसके लेफ्ट में 3 कार्बन, इसके राइट में 2 कार्बन, इसके राइट में 1 कार्बन। इसका नाम क्या पढ़ेंगे, इसका जो नाम होता है इसको हम लोग कहते हैं इथॉक्सी इथेन। यहां पे पैरेंट चेन 2 कार्बन का है, तो एक इथाइल को ले लिया ऑक्सीजन के साथ, यहां पे हो गया इथॉक्सी, एक इथाइल हो गया, यहां पे CH2 CH3 हो गया पैरेंट, इसको हम लोग बोलते हैं इथॉक्सी इथेन। ये दोनों एक दूसरे का मेटामर्स है। इसी प्रकार से आप यहां पे ले सकते हो बच्चों, ऐसा मान लो कि हम लोग सेकेंडरी एमीन भी ले लेते हैं, सेकेंडरी एमीन। इस तरीके से आप जानते हो सेकेंडरी एमीन के जो नाइट्रोजन है उसके दोनों साइड कार्बन ऐड हो सकते हैं। यहां पे आप कहोगे इसका जो नाम होता है 1 2 3 कार्बन का पैरेंट चेन। अब इसका नाम हम लोग लिखेंगे, ये हो जाएगा N मिथाइल प्रोपेन 1 एमाइन, ये हम लोग कह सकते हैं। और इसका आपको बनाना है मेटामर्स। तो मेटामर्स बनाने के लिए अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो राइट में 1 कार्बन है, राइट में कर दीजिए 2 कार्बन, 2 कर दीजिए। और यहां लेफ्ट में 3 कार्बन है, आप कर दीजिए 2 कार्बन, एक तरफ घटाइए एक तरफ बढ़ाइए। तो यहां पे आप देखोगे लेफ्ट का लेफ्ट से कंपेयर करना है, राइट का राइट से कंपेयर करना है। ठीक है बच्चों, तो इसका लेफ्ट 2 कार्बन, इसके लेफ्ट 3 कार्बन, इसके राइट में 2 कार्बन, इसके राइट में 1 कार्बन। राइट का राइट से कंपेयर करना है, लेफ्ट का लेफ्ट से कंपेयर करना है। अगर ये दोनों में आप देखोगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्काइल अलग अलग तरीके से है, इसको हम लोग यहाँ पे कहेंगे एक दूसरे का मेटामर्स। है ना आसान, बहुत आसान है। आप एक एक बातों को देखें, सारा क्वेश्चन जरूर आपसे बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। या फिर देखिए, अगर यहां पे हम लोग थर्ड एग्जांपल देखें, ये दिया हुआ है अब CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और फिर इसके केस में यहां पे लगा देता हूं O के साथ CH3। इसमें भी देखो, इसमें O के ऊपर 1 कार्बन का एल्काइल मिथाइल है, और C डबल बॉन्ड O के साथ 2 कार्बन का मिथाइल है। इसको हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख देते हैं मिथाइल प्रोपानोएट। बिल्कुल, इसको लिखते हैं हम लोग बच्चों मिथाइल प्रोपानोएट। देखो ना, यहां मिथाइल है, यहां 1 2 3 कार्बन का पैरेंट चेन है प्रोपानोएट। अब इसमें हम लोग बनाते हैं इसका मेटामर्स। तो जो इधर आप देख रहे हो ना, C डबल बॉन्ड O के साथ 2 कार्बन का एल्काइल है, उसको 1 कर दीजिए। और यहां जो O के ऊपर आप देख रहे हो ना 1 कार्बन है, इसके ऊपर अब 2 कर दीजिए, इधर बढ़ा दीजिए और इधर घटा दीजिए। ओवरऑल फार्मूला सेम होना चाहिए। देखिए 1 2 3 4 कार्बन, यहां भी 1 2 3 4 कार्बन, यहां भी देखेंगे 3 3 6 2 8 हाइड्रोजन, यहां भी 3 3 6 2 8 हाइड्रोजन, यहां भी 2 ऑक्सीजन, यहां भी 2 ऑक्सीजन। फार्मूला दोनों का सेम हो गया। अब इसका जो नाम हम लोग पढ़ते हैं वो इसका नाम पढ़ते हैं इथाइल। 2 कार्बन का पैरेंट चेन है, इसको हम लोग कहते हैं इथानोएट। यस, तो बच्चों आप देखो, इसके राइट में 1 कार्बन है, इसके राइट में 2 कार्बन है, इसके देखो इधर कितने कार्बन हो गया 2 कार्बन, इधर कितना कार्बन हो गया 3 कार्बन। इधर देखो, इसके लेफ्ट में कितना कार्बन, इसके लेफ्ट में 3 कार्बन, इसके लेफ्ट में कितना कार्बन 2 कार्बन, इसके राइट में कितना कार्बन 2 कार्बन, इसके राइट में कितना कार्बन 1 कार्बन। देखो ना, इस तरीके से राइट का राइट से कंपेयर करो, लेफ्ट का लेफ्ट से कंपेयर करो, और अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग तरीके से हुआ तो ये दोनों एक दूसरे का कहलाता है मेटामर्स।
बातें समझ में आई क्या? अरे बोलो ना यस और नो, आ रहा है समझ में ना? बिल्कुल अच्छे तरीके से आना ही चाहिए। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक क्वेश्चन बनेगा नहीं। समझ में आ जाएगा क्वेश्चन तो बनेगा ही, ऐसा बनेगा कि हम लोग रैंकर बनेंगे। बस पढ़ना आप लोग सीखिए थोड़ा अच्छे ढंग से, ठीक है ना? क्वेश्चन तो बनता है बस कॉन्सेप्ट समझने के बाद। अब देखिए एक और यहां पे बता देता हूं, जैसे कि एक तरफ हम लोग रखते हैं फिनाइल सी डबल बॉन्ड ओ, इस O पे दूसरे साइड रखते हैं साइक्लोहेक्साइल। ध्यान दीजिएगा इसके अंदर हमने रिंग को नहीं डाला है, इसके अंदर पाई बॉन्ड नहीं डाला है, यह है साइक्लोहेक्साइल, इधर है फिनाइल। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मेटामर्स हम लोग कैसे निकालेंगे? तो मेटामर्स निकालने के लिए जो फिनाइल इसमें सी डबल बॉन्ड O के साथ है, इसको O के साथ कर दीजिए, और O के साथ जो साइक्लोहेक्साइल है उसको सी डबल बॉन्ड O के साथ कर दीजिए। तो ऐसा हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं इस तरीके से, सी डबल बॉन्ड O के साथ साइक्लोहेक्साइल और O के ऊपर चला गया फिनाइल। देख लीजिए ना डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ? यहां सी डबल बॉन्ड O के साथ फिनाइल है, यहां सी डबल बॉन्ड O के साथ साइक्लोहेक्साइल है, यहां O के ऊपर साइक्लोहेक्साइल है और यहां O के ऊपर फिनाइल है। हो तो गया बहुत आसानी से। आप कहोगे ये दोनों भी एक दूसरे का मेटामर्स है, और इस फेनोमेना को हम लोग यहां पे कहते हैं मेटामेरिज्म। अब यहां से कुछ क्वेश्चन आप लोगों को पहले प्रैक्टिस करवा देता हूं बच्चों। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पूछने वाला क्वेश्चन, हाँ कैसे निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, वो निकालता हूं। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। सिर्फ अभी आपको स्ट्रक्चरल निकालना है, जितना पढ़े है ना 5 उतना में ही। फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इन फॉलोइंग फार्मूला, अब वो कौन सा है? सबसे फर्स्ट फार्मूला आपको जो देने जा रहा हूं बच्चों, C4H10O। कौन सा है? C4H10O। आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका IHD का वैल्यू निकाल लेना है। जो आप लोगों को सिखाया था ना IHD का वैल्यू या अनसैचुरेशन फैक्टर, तो आपको कहा था कि जब डाइवैलेंट हेटेरोएटम होता है, आपको पार्ट 1 वाले लेक्चर में बता दिया है कि जब डाइवैलेंट हेटेरोएटम होता है जैसे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को इग्नोर करो, डायरेक्ट C4H10 का निकालो। तो यहां पे आपको पता है C4 है, तो इस कार्बन के अकॉर्डिंग हम लोगों को अगर आप एल्केन के फॉर्मूला पे पुट करोगे तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होना चाहिए 10, और गिवन फॉर्मूला में कितना है 10, तो 10 - 10/2 यानी कि 0। यानी कि हम लोग कहते हैं कि इस फॉर्मूला से एक भी पाई बॉन्ड नहीं बन सकता है, इस फॉर्मूला से एक भी पाई बॉन्ड नहीं बन सकता है, जो भी बनेगा सैचुरेटेड बनेगा, और इस फॉर्मूला से एक भी रिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि इसका IHD का वैल्यू 0 आता है। आप कहोगे इसमें सिर्फ और सिर्फ बन सकता है सैचुरेटेड। तो बच्चों जब कभी भी IHD का वैल्यू 0 आ गया और एक है ऑक्सीजन, C4H10 में एक है ऑक्सीजन, तो यहां पे हम लोग कहेंगे एल्कोहल बनेगा, और एल्कोहल जब बनेगा तो 4 कार्बन से आपको यहां पे बन जाएगा एक ब्यूटेन वनॉल। ब्यूटेन वनॉल एक ऐसा बन गया, और एक इसके केस में जो बनने वाला है इसका पोजिशनल, जो आप देख रहे हो यहां पे ना 1 पे एल्कोहल, आप क्या करो 2 पे कर दो एल्कोहल, इस तरीके से। इसको हम लोग यहां पे कहते हैं ब्यूटेन 2ऑल। अब इसका बना देते हैं चेन आइसोमर्स। तो चेन आइसोमर्स इसका जो होता है ये कुछ इस तरीके से होता है, इसको हम लोग कहते हैं आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। देखो ना यहां भी आपको फॉर्मूला वही है ना। अब आइसोब्यूटाइल एल्कोहल हो गया, एक और बन जाएगा इसके केस में, वो बन जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। बच्चों इस फॉर्मूला से देखो, फॉर्मूला बैलेंस होगा सबका, C4H10O, तो 4 बन गया एल्कोहल। अगर मेरे को क्वेश्चन पूछता कि सिर्फ एल्कोहल कितना बनेगा, आंसर हो जाता 4, लेकिन यहां पे पूछा जा रहा है हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितना बनेगा। सुनिए एल्कोहल का बन जाएगा अब फंक्शनल आइसोमर्स, तो एल्कोहल का जो फंक्शनल आइसोमर्स बनेगा वो बन जाएगा ईथर। तो ईथर में एक ऐसा बन सकता है जिसमें कि हो सकता है ऐसा हो 1 मिथॉक्सीप्रोपेन, 1 मिथॉक्सीप्रोपेन। अब इसका बना देता हूं पोजिशनल। तो इसका जो पोजिशनल होने वाला है वो पोजिशनल होता है 2 मिथॉक्सीप्रोपेन। देखो ना यहां पे 1 2 3 1 मिथॉक्सीप्रोपेन, यहां हो जाएगा 1 2 3 2 मिथॉक्सीप्रोपेन, और इसका एक बना देते हैं
मेटामर्स। जो यहां पे देख रहे हो ना, इसके लेफ्ट में है 3 कार्बन, राइट में है 1 कार्बन। अब इसका क्या करता हूं, इसमें लेफ्ट में कर देता हूं 2 कार्बन, राइट में भी कर देता हूं 2 कार्बन। तो ये जो फॉर्मेशन किया इसको हम लोग कहते हैं इथॉक्सी इथेन। ये हो गया इथॉक्सी इथेन। इस तरीके से हम लोग कहेंगे टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इसमें 7 बनेगा। कितना? 7 बनेगा। तो टोटल इस फॉर्मूला पे ध्यान रखोगे, टोटल यहां पे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 7 बनेगा। इससे ज्यादा यहां पे नहीं बन सकता है। इस तरीके से आप लोग इसमें बिल्कुल निकाल सकते हो। क्लियर है ना आप लोगों को अच्छे तरीके से? ओके, एक मैं आप लोगों को और देता हूं बनाने के लिए, C4H8। समझो, अगर हम लोग यहां पे लेते हैं C4H8, उसमें कितना बनेगा? बच्चों इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। बच्चे अक्सर यहां पे पूछते हैं कि सर इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है क्या? अरे भैया मैं शॉर्टकट ट्रिक आपको क्या बताऊं ऐसा कुछ तो होता नहीं है। डायरेक्ट आपको शॉर्टकट ट्रिक सिर्फ इतना ही है कि आईएचडी का वैल्यू अगर 0 आ गया तो यहां पे पाई बॉन्ड नहीं बनेगा या फिर रिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये सिर्फ बता सकता हूं, बाद में कि कोई डायरेक्ट फार्मूला ऐसा नहीं है जो मैं बता दूं आपको और आप डायरेक्ट रट्टा मार के बता दोगे, ऐसा नहीं होता है। इसमें निकालना ही पड़ेगा। उसके बाद देखो C4H8, तो इसका पहले IHD और अनसैचुरेशन फैक्टर निकाल दो कितना होगा। तो आप देखोगे तो C4 है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के मुताबिक यहां पे नंबर ऑफ H कितना होना चाहिए? 10, और है कितना? 8 डिवाइडेड बाय 2। तो IHD का वैल्यू C4H8 का कितना आ गया? 1। अब यहां से मैं इतना आपको हेल्प कर सकता हूं कि अगर IHD का वैल्यू 1 आ गया, इसका मतलब वहां पे 1 पाई बॉन्ड बन सकता है ओपन चेन में, और अगर IHD का वैल्यू 1 आया है इसका मतलब 1 रिंग बन सकता है, लेकिन रिंग के अंदर पाई बॉन्ड नहीं बन सकता है, क्योंकि रिंग के अंदर पाई बॉन्ड का मतलब हुआ 1 IHD पाई बॉन्ड का, 1 IHD रिंग का। ऐसा तो होगा नहीं। तो यहां पे C4H8 में से हम लोग बना सकते हैं बच्चों, सबसे पहले 1 ब्यूटीन। देखो एक बनेगा 1 ब्यूटीन, दूसरा इसका बना लेता हूं पोजिशनल। तो वो जो बनेगा पोजिशनल वो बनेगा 2 ब्यूटेन। यहां देखो 4 कार्बन, 3 2 5 2 7 1 8 हाइड्रोजन। यहां भी 4 कार्बन, 3 3 6 2 8 हाइड्रोजन। एक 2 ब्यूटेन बनेगा। एक बन जाएगा इसका चेन आइसोमर्स, और चेन आइसोमर्स बनेगा 2 मिथाइल प्रोपीन, और इसी 2 मिथाइल प्रोपीन को हम लोग कहते हैं आइसोब्यूटीन। एक ऐसा बन सकता है। अब 4 नंबर में एक जो फॉर्मेशन करेगा इसको कहते हैं साइक्लोब्यूटेन। देखो ना 4 कार्बन है, 2 2 4 2 6 2 8 हाइड्रोजन है, साइक्लोब्यूटेन। एक बना दीजिए इसका रिंग चेन आइसोमर्स। तो रिंग चेन आइसोमर्स इसका कैसा बनेगा? एक हो जाएगा 3 मेंबर रिंग, एक हो जाएगा मिथाइल, ये हो गया मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब आप बना करके देख लीजिए, नहीं बनेगा। तो टोटल यहां पे जो आएगा आंसर इसका 5 आएगा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं C4H8 का टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इसका 5 हो सकता है। आप लोग यहां पे समझ गए होंगे, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके आप लोग देख सकते हैं। 1 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन, आइसोब्यूटीन, साइक्लोब्यूटेन और मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। इसके अलावा और कुछ नहीं बनेगा, देख लीजिए। उसके बाद थर्ड आप लोगों को देने जा रहा हूं जिसमें कि C4H6 है। तो सबसे पहले IHD, और उसी को कहा जाता है बच्चों अनसैचुरेशन फैक्टर। ये निकालिए। तो यहां पे कार्बन का संख्या 4 है, तो 4 के मुताबिक यहां पे होना चाहिए 10 होना चाहिए हाइड्रोजन। C4 आप जानते हो CnH2n+2 फॉर्मूला होता है एल्केन का। तो H2n+2 के n के जगह पे 4 आपको पुट करना होगा। तो 10 - 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 2 हो गया ना। यानी अब IHD का वैल्यू इस फॉर्मूला में 2 आ गया, मतलब यहां पे बन सकता है कितने पाई बॉन्ड? 2 बन सकता है। कितने रिंग? 2। उसके बाद रिंग के अंदर भी एक पाई बॉन्ड बन सकता है। देखिए, तो 2 पाई बॉन्ड बनने का मतलब हुआ हम लोग बना सकते हैं एल्काइन, बिल्कुल एल्काइन बना सकते हैं। 1 2 3 4, देखिए 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन है बैलेंस। C4H6 ओवरऑल जोड़ने के बाद आना चाहिए। ये हो गया 1 ब्यूटाइन। उसके बाद इसका बना दीजिए पोजिशनल, ये हो गया इसके केस में 2 ब्यूटाइन। तो 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन। एक ऐसा हो सकता है ओपन चेन में, और तो बन नहीं सकता है। उसके बाद एक मैं बना सकता हूं इसके केस में साइक्लोब्यूटीन, बिल्कुल बना सकता हूं, साइक्लोब्यूटीन बना सकता हूं। उसके बाद 4 नंबर में एक ऐसा भी बना सकता हूं, देखो बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH और CH डबल बॉन्ड CH2। ये जो है 1 2 3 4 4 कार्बन, 2 2 4 हाइड्रोजन, 5 1 6,
1,3 ब्यूटाडाइन एक ऐसा बन सकता है। उसके बाद एक इसका बना सकता हूं पोजिशनल। देखो आप यहां सिर्फ बनाते चलिए, कितना बना सकते हो, अलग अलग स्ट्रक्चर सोचते चलो, चेन, पोजिशन, फंक्शनल, मेटामर्स, जो भी पढ़े हो। 1 2 3 4 1,2 ब्यूटाडाइन एक ऐसा बन सकता है। एक हो गया साइक्लोब्यूटीन। अब देखो एक 6 नंबर में बता देता हूं, यहां पे ऐसा हो सकता है कि 1 2 3 3 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, नंबरिंग अगर यहां से स्टार्ट होगा तो 1 2 3 पे आ रहा है मिथाइल। एक ऐसा हो सकता है बच्चों, इसके केस में 7th नंबर में एक ऐसा भी बना सकता हूं मैं कि जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिया हुआ है उसी कार्बन पे मिथाइल को डायरेक्ट ऐड करता हूं, इसको कहते हैं 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। जी हां, ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद एक ऐसा भी हो सकता है जो आपको इस साइक्लोप्रोपेन के साथ डबल बॉन्ड CH2 ऐसा भी जोड़ा जा सकता है। देख लो ना, बैलेंस है कि नहीं है। 2 2 4 2 6 हाइड्रोजन बैलेंस है और 4 कार्बन बैलेंस है। उसके बाद आपको जानकर के आश्चर्य होगा, एक और बन सकता है। और एक और क्या बन सकता है, वो बन सकता है ये बाइसाइक्लो कंपाउंड, जिस बाइसाइक्लो कंपाउंड का ये जो बीच में आपको दिख रहा है दोनों कॉमन कार्बन, उसको कहा जाता है ब्रिज हेड। बिल्कुल उसको कहा जाता है ब्रिज हेड। देख सकते हैं टोटल यहां पे जो बनेगा C4H6 में, वो टोटल यहां पे कितना टोटल बन जाएगा, इसके केस में 9 यहां पे टोटल बन सकता है। बच्चों ये सब क्वेश्चन को आप लोग अगर ध्यान रखेंगे तो सब बहुत आसानी से आप लोग बना सकते हो, कहीं पे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। एक और मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझोगे आप लोग। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के लिए तो एक और है, वो है C4H9N ऐसा दिया हुआ है। C4H9N आप जानते हो इसका हम लोग IHD का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो IHD और अनसैचुरेशन फैक्टर निकालने के लिए हमने आप लोगों को यहां पे सिखाया था, कुछ सिखाया था कि नहीं। इसके केस में आप लोगों को सिखाया था कि जितना आप लोगों को दिया हुआ रहता है, पहले इसको थोड़ा सा देख लेता हूं बैलेंस है कि नहीं है। CH3 CH2 NH2 ऐसा दिया हुआ है और C3 मेरे को लेना था, ये थोड़ा गलती मैंने कर दिया है। 3 2 5 2 7 2 9 यहां पे लेना है C3H9 और N ऐसा लेना है। बच्चों याद होगा जब कहा था कि ट्राइवेलेंट हेटेरोएटम होता है, तो ट्राइवेलेंट हेटेरोएटम के केस में हम लोगों को करना क्या होता है, सबसे पहले ट्राइवेलेंट हेटेरोएटम को हटाना होता है, उतने ही बदले में आपको हाइड्रोजन को भी माइनस करना होता है। बच्चा C3H8, अब इसका आप निकालोगे IHD और अनसैचुरेशन फैक्टर, तो यहां पे आपको पता है आपको इस फॉर्मूला पे पुट करना है CnH2n+2। तो यहां H2n+2 है, n की जगह पे पुट कर देंगे 3, तो आना चाहिए 8, अब माइनस गिवन कितना है 8 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 0। यानी क्लियर हो गया, इस फॉर्मूला से कभी भी हम लोगों को पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि IHD का वैल्यू 0 जिसका भी आ गया वहां पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, या फिर रिंग का फॉर्मेशन भी नहीं हो सकता है, रिंग का भी नहीं हो सकता है। तो पहला हम लोग इसका बना सकते हैं स्ट्रक्चर, वो कुछ ऐसा होगा, प्रोपेन 1 एमाइन, ये फॉर्मेशन करेगा प्रोपेन 1 एमाइन। सेकेंड एक जो फॉर्मेशन करेगा इसको हम लोग कहते हैं CH3CH एंड NH2, इसको हम लोग कहते हैं प्रोपेन 2 एमाइन। देखो बच्चों ये हो गया प्रोपेन 2 एमाइन और ये हो गया प्रोपेन 1 एमाइन। इसके बाद इसका हम लोग बना सकते हैं फंक्शनल आइसोमर्स, और यानी कि 2 डिग्री एमाइन बना सकते हैं ऐसा। ये अब हो गया 2 डिग्री एमाइन, आप देख लीजिए बैलेंस है कि नहीं है। 3 3 6 वहां पर उसके बाद 2 8 1 9 हाइड्रोजन, 3 2 5 2 7 2 9 हाइड्रोजन। यहां पे देखिए 3 3 6 2 8 1 9 हाइड्रोजन। और एक और बन सकता है बच्चों, वो ऐसा बन सकता है CH3N के साथ CH3 एंड CH3। अब आप देखिए यहां पे हो गया टर्सरी अमाइन, नाइट्रोजन से अटैच 3 कार्बन है टर्सरी अमाइन, यहां नाइट्रोजन के साथ अटैच 2 कार्बन है सेकेंडरी अमाइन, यानी कि हम लोग इसके केस में अब कह सकते हैं NN डाइमिथाइल मिथेनामाइड। इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि जो आपके सामने लिखा हुआ है C3H9N, इसमें टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इसका 4 बन सकता है, इससे ज्यादा तो यहां पे बन ही नहीं सकता है। उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है।
इसके आगे हम लोग देखने वाले हैं अगले लेक्चर में, जो कि आएगा बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके लिए आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, मुझे मालूम है, वो है टॉटोमेरिज्म। कौन सा है? टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म अगले लेक्चर में स्टार्ट होने वाला है। बिल्कुल यहां तक आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। जितने एग्जाम्पल आप लोगों को बताया है उतना एकदम से सफिशिएंट होता है किसी एग्जाम के लिए। आप बस एक काम करिए, एनसीईआरटी को थोड़ा सा पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। जितना बताया है उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, कॉपी में लिख लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, याद रखेंगे, सारे क्वेश्चन बनेंगे। मेरा पूरा यकीन है इतने ही बच्चे को बस करना चाहिए, इसके अलावा बहुत ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं होता है। और खास करके इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, इसको ज्यादा आप लोग लेकर के ज्यादा सीरियस मत रहिए। आपको 10-20 प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, जो कॉमन है, जो आपको प्रीवियस ईयर में आ चुका है। उसके बाद काहे के लिए टाइम बर्बाद करोगे, दिमाग लगाओगे? इससे अच्छा आप लोग बायोलॉजी में लगाओ दिमाग, आप फिजिक्स में लगाओ दिमाग। इतना आप लोगों को एनफ है कि आपको नीट के एग्जाम में बन जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।